नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी विद प्रभात में आपका स्वागत है। कोविड-19 ए टू जेड सीरीज़ के फर्स्ट पार्ट में हमने कोरोना वायरस से रिलेटेड क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर वीडियो में हम कोरोना वायरस के पेंडेमिक डिक्लेरेशन होने के बाद इंडिया में जितनी भी इम्पॉर्टेंट कानून और उनकी धाराएँ लागू हुई हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है, एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट वॉज इनेक्टेड इन, यानी एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट कब लागू किया गया। आपके ऑप्शन है 1860, 1893, 1897, 1970। तो सही ऑप्शन है 1897। बात करते हैं एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट की, तो अप्रॉक्स 123 साल पहले 1897 में बॉम्बे में प्लेग महामारी फैली थी। तो उसको काबू पाने के लिए अंग्रेज़ों ने ये कानून बनाया था। इस अधिनियम में किसी भी महामारी को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि अगर किसी भी डिस्ट्रिक्ट या तो विलेज में कोई भी महामारी फैल गई है तो उससे बचाव के लिए स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा कि उस या तो ज़िले को या तो विलेज को या किसी पर्सन को भी आइसोलेट कर देगा या तो क्वारंटाइन कर देगा, जिससे कि दूसरों को ये महामारी न फैल सके। ये स्टेट गवर्नमेंट को पावर दिया जाता है। अगर कोई भी पर्सन इस आइसोलेशन या क्वारंटाइन के रेगुलेशंस या ऑर्डर को फॉलो नहीं करता है तो उस पर आईपीसी के सेक्शन 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस अधिनियम की सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी इम्प्लीमेंटिंग ऑफिसर है जो ऑर्डर पास कर रहा है उसको एक लीगल प्रोटेक्शन दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप कहीं किसी शहर में जा रहे हो, आपको कहीं ट्रेन पकड़ना है, लेकिन उस ज़िले में एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट लागू हुआ है, तो वहाँ पे कंसर्न अधिकारी ने ऑर्डर दे दिया है कि सबको क्वारंटाइन होना है। लेकिन अगर आप ये कहोगे कि नहीं, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मुझे जाना ही है, आप कैसे रोक सकते हो, ये मेरे फंडामेंटल राइट्स हैं, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, आ सकता हूँ। तो अगर आप उस अधिकारी को धमकी देते हो कि मैं कार्यवाही करूँगा आपके ऊपर, तो इस मामले में कंसर्निंग ऑफिसर के पास ये अधिकार है कि उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। कोरोना वायरस के स्टार्टिंग में इंडिया में बहुत सारे केस ऐसे देखने को मिले जहाँ पे बहुत सारे लोग ऑफिसर्स के ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहे हैं और उल्टा ही उन पर अटैक कर दे रहे हैं कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, हमें क्वारंटाइन कैसे कर सकते हो। जितने भी डॉक्टर्स या हेल्थ वर्कर थे उनको भी दिक्कत आई थी। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने 22 अप्रैल को एक ऑर्डिनेंस इंट्रोड्यूस किया जिसमें इस एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट के अमेंडमेंट की बात की गई है। तो अब बात कर लेते हैं अमेंडमेंट की। तो उस अमेंडमेंट को जानने से पहले हम ये जानते हैं एक्ट कैसे बनता है। अगर हमें कोई भी कानून बनाना होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ड्राफ्ट तैयार करते हैं। इस ड्राफ्ट को हम क्या करते हैं, संसद में जब पेश करते हैं किसी भी हाउस में, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, तब ये क्या कहलाता है, बिल कहलाता है। अगर ये बिल दोनों सदन से या तो स्पेशल या तो सिंपल मेजॉरिटी से अगर पास हो जाता है और उस पर प्रेसिडेंट के साइन हो जाते हैं तो ये क्या बन जाता है, कानून बन जाता है, यानी ये एक्ट बन जाता है। अब ये कानून बन गया तो क्या ये हमेशा के लिए फिक्स है कि हाँ यही कानून रहेगा, इसमें कुछ संशोधन नहीं किया जा सकता? तो संशोधन इसमें किया जा सकता है। उस कानून में संशोधन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक अमेंडमेंट करना पड़ता है। अगर हमें किसी भी कानून में कुछ संशोधन करना है तो सबसे पहले एक हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल संसद में पेश करना होगा, तो उस कानून में अमेंडमेंट हो जाता है, यानी उस कानून में सुधार हो जाता है। अब जैसे मान लो कभी ऐसी कंडीशन आ गई जब संसद ना खुला हो, तब हम कैसे अमेंडमेंट करेंगे? क्या उसके लिए भी कोई प्रावधान है? तो उसके लिए है ऑर्डिनेंस वाला मेथड। मतलब कि कैबिनेट एक ऑर्डिनेंस बनाएगा और उसको राष्ट्रपति के पास भेजेगा। राष्ट्रपति के साइन करते ही ये कानून में अमेंडमेंट हो जाता है, लेकिन इसकी अवधि सिर्फ 6 महीने की होती है। 6 महीने की इसलिए होती है क्योंकि संसद के 2 सत्रों के बीच मैक्सिमम गैप जो होता है वो 6 महीने का होता है। जैसे ही संसद का अगला सेशन स्टार्ट होता है तो हमें स्टार्टिंग से 6 वीक के अंदर ही इस ऑर्डिनेंस को स्पेशल मेजॉरिटी या तो सिंपल मेजॉरिटी से पास कराना होता है। अगर सेशन स्टार्ट होने के बाद 6 वीक के अंदर ये ऑर्डिनेंस पास नहीं हुआ तो ये अमेंडमेंट ख़त्म हो जाएगा। यानी ये जो ये ऑर्डिनेंस बना है 22 अप्रैल को, इसकी वैलिडिटी बस 6 महीने यानी अक्टूबर तक ही है। अगर अक्टूबर तक संसद में इसे पास नहीं करा गया तो ये अमेंडमेंट रद्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट वॉज इनेक्टेड इन, यानी आवश्यक वस्तु अधिनियम कब बना? आपके ऑप्शन है 1945, 1845, 1955, 1855। तो आपका सही ऑप्शन है 1955। तो बात करते हैं इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 की। तो इसके तहत आवश्यक वस्तुओं की लिस्ट में जिन चीज़ों को ऐड किया गया है, सरकार उन चीज़ों के उत्पादन, बिक्री, दाम फिक्स करना, आपूर्ति और वितरण को कंट्रोल करती है।
ये कानून बेसिकली आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए बनाया गया था। इंडिया में जैसे ही कोरोना वायरस का स्प्रेड हुआ तो मास्क और सैनिटाइज़र की काफ़ी डिमांड बढ़ गई। लोग जमाखोरी करने लगे, ब्लैक मार्केटिंग करने लगे, यानी मास्क और हैंड सैनिटाइज़र को विक्रेता दुगने तिगने दाम पे बेचने लगे। इसको देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया कि मास्क और हैंड सैनिटाइज़र को 13 मार्च से इसेंशियल कमोडिटीज़ की लिस्ट में शामिल कर दिया, यानी ये अब आवश्यक वस्तुओं की लिस्ट में शामिल हो गया। इस कानून में गवर्नमेंट के पास ये अधिकार है कि किसी भी इसेंशियल कमोडिटी का वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस यानी एमआरपी फिक्स कर सकता है, यानी इससे ज़्यादा नहीं बेचना है। अगर कोई भी दुकानदार या रिटेलर गवर्नमेंट द्वारा फिक्स किए गए एमआरपी से ज़्यादा बेचता है तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया था जो 1800111400 है। इस कानून में मनमानी दाम पर आवश्यक वस्तुओं के बेचने, जमाखोरी या काला बाजारी करने पर 7 साल जेल की सज़ा का प्रावधान है, या तो फाइन है या तो दोनों है। अभी कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत स्कीम लॉन्च किया था, जिसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने दिया। इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन के टाइम निर्मला सीतारमण जी ने इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 के अमेंडमेंट की बात की। इस अमेंडमेंट का नाम होगा द फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस 2020। यह ऑर्डिनेंस बेसिकली आवश्यक वस्तुओं के सप्लाई और डिमांड को मेंटेन करने के लिए किया जाएगा। इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के अमेंडमेंट के बाद किसान अपने अनाज, दालें, तिलहन, प्याज, आलू इत्यादि कृषि वस्तुओं को अपने संबंधित तालुका या तो जिले के कृषि उपज बाजार समिति के मंडियों में केवल लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों को अपनी फसल बेचने के लिए बाध्य नहीं होंगे, यानी वो किसी को भी बेच सकते हैं, जिससे कि हमारी सप्लाई और डिमांड मेंटेन रहे, किसी चीज़ में कमी ना आए। अगला क्वेश्चन है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट वॉज इनेक्टेड इन, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कब बना? आपके ऑप्शन है 1860, 1897, 1980, 1969। सो करेक्ट आंसर इज 1980। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए की। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 23 सितंबर 1980 में बना था। एनएसए एक प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून है, जिसके अंतर्गत सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास पावर है कि किसी भी व्यक्ति को, ज़्यादातर क्रिमिनल्स होते हैं, उनको जुर्म करने से पहले ही जेल में रख दिया जाता है। बात कर लेते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के हिस्ट्री की। तो सबसे पहले आपको याद होगा अंग्रेज़ों के टाइम में जब एक रॉलेट एक्ट आया था, उस रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहते थे। इस कानून में बेसिकली ये था कि किसी को भी संदेह के तौर पे गिरफ़्तार किया जा सकता था और इस गिरफ़्तारी पर बेल के लिए कोई वकील भी नहीं कर सकता था। आगे चलकर आज़ादी के बाद 1950s में एक कानून बना जिसे प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट कहा गया। ये एक्ट ज़्यादा चल नहीं पाया और 19 साल बाद 1969 में एक्सपायर हो गया। उसके बाद 23 सितंबर को 1980 में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट नाम से एक कानून बना। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में बिना कारण बताए किसी व्यक्ति को भी 5 दिन के लिए हिरासत में लिया जा सकता है। इस पैंडेमिक के दौरान हम एनएसए की बात क्यों कर रहे हैं? एनएसए आजकल बहुत न्यूज़ में रहा था क्योंकि कुछ दिन पहले एमपी में जो हेल्थ वर्कर हैं उनके ऊपर पत्थरबाजी हुई थी। इस वजह से एमपी गवर्नमेंट ने वहाँ पे एनएसए लगा दिया था। सेम ऐसे ही यूपी में हुआ था। यूपी में गाज़ियाबाद हॉस्पिटल में तबलीगी जमात के कुछ लोग थे जो स्टाफ और नर्सेस से बदतमीज़ी कर रहे थे, कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। तो इस वजह से यूपी गवर्नमेंट ने भी उनके ऊपर एनएसए लगा दिया था। जिनके ऊपर एनएसए लगता है उनको मैक्सिमम 1 साल के लिए यानी 12 मंथ के लिए डिटेन कर लिया जाता है। रासुका के इस कानून को लेकर बहुत सारी क्रिटिसिज्म भी हुई है, जैसे कि फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है। फंडामेंटल राइट को भारतीय संविधान के पार्ट 3 में यानी भाग 3 में रखा गया है। इसके अंतर्गत भारतीय नागरिकों को 6 फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, जिनमें राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड लास्ट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। फंडामेंटल राइट को बेसिकली आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 के बीच में एक्सप्लेन किया गया है। तो इस फंडामेंटल राइट्स में राइट ऑफ फ्रीडम आर्टिकल 19 से लेके 22 तक एक्सप्लेन किया गया है। राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता के अधिकार के आर्टिकल 22 के सेक्शन 3 में ये कहा गया है, अगर कभी स्टेट की सिक्योरिटी की बात आई तो कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है कि किसी भी व्यक्ति को जो संदेहास्पद है उसका प्रिवेंटिव डिटेंशन किया जा सकता है और उसके पर्सनल लिबर्टी को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। आर्टिकल 22 के 4 सेक्शन में ये कहा गया है कि जिस व्यक्ति का प्रिवेंटिव डिटेंशन हो रहा है उसको मैक्सिमम 3 मंथ के लिए ही रखा जा सकता है।
अगला क्वेश्चन है इसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट कम्स अंडर विच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपके पास ऑप्शन है 5th शेड्यूल, 4th शेड्यूल, 7th शेड्यूल या 6th शेड्यूल। तो सही ऑप्शन है 7th शेड्यूल। बात करते हैं इसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट यानी एस्मा के बारे में। एस्मा के अंतर्गत जो भी इसेंशियल सर्विसेज जैसे कि पोस्ट हो गया, टेलीफोन हो गया, रेलवे हो गया, एयरपोर्ट हो गया, इसके अंतर्गत एम्प्लॉइज़ हैं उनको स्ट्राइक पे जाने की मनाही है, यानी ऐसे टाइम में आप स्ट्राइक नहीं कर सकते। अगर एस्मा नेशनल लेवल पर लगाया जाता है तो 1968 के एक्ट ऑफ 59 का यूज़ करके इसको लगाया जा सकता है। हाल ही में एस्मा न्यूज़ में इसलिए रहा कि सबसे पहले मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने स्टेट में एस्मा लगाया, उसके बाद से सेकेंड स्टेट था वो त्रिपुरा था। अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने इसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट ऑफ 1982 का यूज करके पूरे स्टेट में एस्मा लगाया। इसके अंतर्गत जो भी पर्सन इसेंशियल सर्विसेज में एम्प्लॉयड है वो अगले 6 मंथ तक स्ट्राइक पे नहीं जा सकता। आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय।